कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। बट हाँ, थोड़ा बहुत स्ट्रेस होगा कि अभी एग्जाम आने वाले हैं फाउंडेशन के। और तो कैसे करें कवर। मैं इस वीडियो में आप सभी के लिए लेके आया हूँ ट्रू फॉल्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किस सेंस, जितने भी आपके आरटीपी में आया, एमटीपी में आया, और जितने भी आपके सजेस्टेड आंसर मतलब जितने पास्ट ईयर के हैं, उन सारों को हम कंपाइलेशन पढ़ने वाले होते हैं एक साथ। जैसे आप देख सकते हैं कि आरटीपी मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक की कवर करी है, जिसमें अप्रोक्स 71 क्वेश्चन है आपके पास्ट ईयर को पेपर्स में। जो जो क्वेश्चन आए जिसे आप देख के आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और एमटीपी एमटीपी और आरटीपी क्या होता है जनरली, जैसे ना आईसीए पहले आपको पेपर से पहले ना प्रैक्टिस के लिए कुछ देता है। एमटीपी में जनरली आपके स्टडी मैट में जो क्वेश्चन है वही होते हैं, एक आधा न्यू क्वेश्चन होता है। और आरटीपी में कोई अमेंडमेंट्स लेके आनी होती है या कोई एक आधा क्वेश्चन है, तो वो चीजें होती है कवर। जनरली रिकमेंडेड रहता है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें। अगर आप किसी टीचर का प्राइवेट टीचर का मॉड्यूल ले रहे हैं और किसी अच्छा टीचर है, तो उसमें आई थिंक सब कवर ही होता है, आरटीपी एमटीपी वगैरह। और आपने कोई स्टडी मैट से पढ़ रखा है तो आपको आरटीपी एमटीपी करना चाहिए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। इट्स जस्ट फॉर द कॉन्फिडेंस। आपका नियरली 80% पेपर स्टडी मैट के क्वेश्चन ही आते हैं। फिगर्स थोड़ी चेंज होती है, इधर उधर होती है। और चलिए अब इसको कवर करते हैं। अब इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे कुछ रिक्वेस्ट है। एक तो मैं आपको बोलना चाहूंगा आपका ही चैनल है, बिकॉज जैसे अभी ये हम स्टार्ट करने वाले हो जर्नी, तो आपके ट्रस्ट एंड सपोर्ट के कारण ही हम आगे ग्रो और बिल्ड कर पाएंगे। और इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट कवर करने वाला होता हूँ, तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। और ऊपर से एक चीज बोलना चाहूंगा, जितने भी हम कवर करेंगे प्लीज इंश्योर करना आप अच्छे तरीके से कवर करें। आपको कुछ क्वेश्चंस रिपीटिशन दिखेंगे, उसको इंश्योर करना कि जब अगर आप फर्स्ट टाइम गलती कर रहे हैं, सेकंड टाइम वो गलती नहीं होनी चाहिए। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा प्लीज अपने हाथ में कॉपी पेन लेके बैठिए। और कॉपी पेन लेके जैसे हम ना क्या करेंगे, जैसे आपको नीचे दिखा देता हूँ। अब जैसे ये आरटीपी का पेज है, इसमें जितने क्वेश्चन है ये लिखे हुए हैं। और ये रहा एक क्वेश्चन, बाकी तो मैंने सब हटा दिया है, जो जो नेसेसरी थे वो कवर किया है। हटा दिए इन द सेंस मतलब जैसे क्वेश्चन 2 3 4 वो हटा दिए। सिर्फ मैंने ट्रू एंड फॉल्स कवर कर दिया है इस पीडीएफ में। और एक लास्ट रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप फोन में देख रहे हैं तो अपने प्लीज सारे नोटिफिकेशन को ऑफ कर दीजिए। अगर आप लैपटॉप और टैबलेट में देख रहे हैं तो प्लीज अपने फोन को डीएनडी पे रख दीजिए। ये 1.5 आवर्स के अप्रोक्स वीडियो देगा, जितना अंदाजा है। वो भी जा सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा ही जाएगा थोड़ा सा। तो आप ये प्लीज डेडिकेटेड दीजिए। आई एम डैम श्योर आप एक अच्छे मार्क्स से क्लियर करेंगे। और ये मार्क्स प्लीज अपने लो के लिए संभाल के रख लेना। मेंटरशिप की वीडियो मैं लास्ट में करूंगा। तो चलिए अब इसको डिस्कस करते हैं। आरटीपी में 26 से जो आपकी लेटेस्ट आई है, पहला एक क्वेश्चन में बोल रहा है कि इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी डैमेज बाय फायर इज अ कैपिटल रिसीव्ड। तो आपका कोडिंग क्या होना चाहिए, आप इसका ट्रू एंड फॉल्स सोच के रखिए, तो आप कॉपी भी लिखते भी रहना। तो इसका आंसर है ट्रू। ट्रू क्यों है, क्योंकि देखो ऐसा तो है नहीं आपको इंश्योरेंस डेली ही डेली मिलता है। ये रिवेन्यू नेचर का तो है नहीं आइटम। और प्लांट एंड रिसिप्ट आपकी मशीनरी भी कैपिटल नेचर की है, तो इसका कैपिटल रिसिप्ट हो गया। परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर टू 2500 का हैव बीन डेबिटेड टू जनरल एक्सपेंस अकाउंट। इट इज एन एरर ऑफ ओमिशन। आई थिंक ये गलत है, क्योंकि ओमिशन का मतलब तो ये होता है ना, ओमिट कर दी ट्रांजेक्शन, आपने रिकॉर्ड ही नहीं करी, बट इसने तो गलत कर दी। तो ये गलत है, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल मिलेगा जहां तक मेरे को लगता है। इसका आंसर चेक कर लेते हैं। इसका आंसर है फॉल्स। कॉन्ट्राडिक्शन ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर को करके। और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का इसने हुआ है, ये क्या है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्या आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया। फिर इसके बाद भी ये आते हैं बैंक। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड टू रिसीव टू अराइव एट द बैंक बैलेंस। अरे बैंक बैलेंस जब हम स्टार्ट ही होते हैं ना, तो ये भी गलत है आपकी एग्री ट्रांजेक्शन। क्यों, क्योंकि आपकी जो बीआरएस बनती है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डिफरेंस पता लगाने के लिए बनाते हैं हम लोग। तो इसके लिए द प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स इज डेबिटेड टू सन्डी डेटर्स अकाउंट। तो ये भी गलत है, क्योंकि जो आपका बैड डेट्स होता है ना, उसका हम ये नहीं कि जैसे आपने कोई डूइंग 100 के डेट्स क्रिएट कर 10 का प्रोविजन बनाया, तो आप उसको नेट ऑफ नहीं करते कभी भी। प्रोविजन को जब आपकी एसेट्स बैलेंस शीट होती है उसकी लाइबिलिटी में दिखाएंगे, या जो आपकी एसेट्स होती है उसमें से 100 - 10 करके स्पेसिफिकली दिखाया जाता है। ये नहीं कि आप उसमें से नेट ऑफ कर दोगे, नेट ऑफिंग अलाउड नहीं है। तो इस चक्कर में periodic inventory system is a method of ascertaining inventory by taking an actual physical count। ये बिल्कुल आपका ठीक है। अब इसके बाद डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ बिल इज अ गेन ऑफ ग्रोइंग। हाँ, डिस्काउंट तो आपका गेन होता है ना एक्चुअल में ही। जैसे आपका 100 का बिल था, आपने उसको 90 पे कर दिया, तो 10 का आपका गेन आ गया इस चक्कर में। फिर ए विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम द बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर शुड बी चार्ज टू P&L एज एन एक्सपेंस। ये तो बिल्कुल ही फंडामेंटली गलत है, क्योंकि अगर प्रोप्राइटर ने निकाला है तो ये डूइंग्स में काउंट होता है, आइडली आपकी कैपिटल में जाना चाहिए। और इसके बाद एच में द फर्म विल रिसीव सरेंडर वैल्यू ऑफ द जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर।
इसका क्या होगा, ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, इसको मार्क करके रख लेना। इसका आपका आंसर है फॉल्स। फर्म को फुल फुल अमाउंट मिलेगा। फिर इसके बाद आई, फीस रिसीव फॉर लाइफ मेंबरशिप आर रिवेन्यू रिसीव एज इट इज अ रिकरिंग इन नेचर। लाइफ मेंबरशिप फीस पड़ गई, मतलब नाम पढ़ के चल रहा है नेचर का, कि ये तो गलत है। ये तो आपका कैपिटल रिसिप्ट हो गया। फिर इसके बाद ये कह रहा है कि आपके बैलेंस शीट में एक्स कैपिटल का प्राइमरी एक्सपेंस आ रहा है 5 लाख के, और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में और 35 लाख का। तो ये कह रहे हैं कि आप क्या अपने एक्सपेंस को राइट ऑफ कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। अब अपने जब आप कंपनी एक्ट पढ़ेंगे, उसमें सिक्योरिटी स्कीम में होता है वो इन सब चीज़ों के लिए होता है। 4-5 चीज़ें होती है, आप पढ़ोगे सेक्शन में तो वो आपको बता देगा। तो अगर आप इनका ये कराते हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा। और इस चीज का ध्यान रखना, खाली ट्रू एंड फॉल्स का नंबर नहीं है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। तो एक नंबर आई थिंक ट्रू एंड फॉल्स को होगा, और एक इनके अंदर ना, हर एक के अंदर अगर आप देखोगे, जैसे आपने पढ़ा था क्वेश्चन ओमिशन वाला, तो आपको खाली वहाँ पे लिखा होगा भाई नहीं गलत है, ये ओमिशन नहीं है, तो उस चीज का तो आपको एक मिल जाएगा। बट इसके अंदर कीवर्ड होता है, जैसे एरर ऑफ प्रिंसिपल है, तो इसका आपको नंबर मिल जाएगा। तो इस चीज का प्लीज ध्यान रखना कि कीवर्ड्स पर फोकस करना। अब जैसे सिक्योरिटीज प्रीमियम वाले पे इसने दिया सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट, तो अगर आप ये लिख के आएंगे तो आपको इसमें 2 आउट ऑफ 2 मिल जाएंगे। अगर आप जनरली देख के आएंगे कि भाई हाँ ये राइट ऑफ कर सकता है, तो वो एग्जामिनर की मर्जी पे है, वो आपको 1 भी दे सकता है, 2 देने का वैसे बहुत कम चांस बैठता है। तो इस करके प्लीज पूरे आंसर का राइट ऑफ करके आना अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब चलते हैं आरटीपी जैन 26 वाले पे। इसके अंदर ये आप देख चुके हैं, टोटल 10 क्वेश्चन हैं। चलिए वन बाय वन करते हैं। The concept of conservatism when applied to balance sheet result in understatement of asset। ये गलत है। क्यों? क्योंकि कंजर्वेटिज्म हमें सिखाता है कि भाई आप अपने लॉसेस को तो एंटिसिपेट कर लीजिए, उसका प्रोविजन बना लीजिए, बट आप इनकम को रिकॉर्ड ना कीजिए। तो अगर आप एंटिसिपेट, क्योंकि आप देखो लॉसेस तो आ भी सकते हैं, अगर फ्यूचर में आ गए तो आपकी बैलेंस शीट में अगर आपके पास पहले से प्रोविजन हो गया आप उसको प्रॉपर दे पाओगे। बट इनकम का तो भरोसा नहीं है ना, आए क्या ना आए। जब 95% से ज्यादा होते हैं, जब आगे जाके आप केस इंडेक्स में पढ़ेंगे, तब जाके आप रिपोर्ट कर सकते हैं, वरना आप इसको डिस्क्लोजर दे देते हैं, वो भी जरूरी नहीं होता बोर्ड बोर्ड रिपोर्ट में। तो इसको क्या कहलाता है? फिर ये सेकंड में कहता है कि इसने कैफे रेनोवेट करवाया जिससे आपके कैबिन से 25 से 28 चले गए और एक्सपेंडिचर हो गया 50,000। अब आपके माइंड में आएगा कैफे है, बड़ी लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी होगी, और 50,000 का तो छोटा मोटा एक्सपेंडिचर है। आप इस माइंडसेट से मत जाइए। उसने अपने जो बिजनेस का साइज है वो इंक्रीज कर लिया। उसके पहले 25 कैबिन्स थे जिसके अंदर कपल्स बैठ सकते हैं या कोई भी फैमिली बैठ सकते हैं, बट अगर जो भी उसने बनाया होगा, तो उसका 25 से 28 हो गए, तो सिटिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी, नंबर ऑफ कस्टमर्स इंक्रीज होंगे। तो बिजनेस के हिसाब से सोचेंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा, रिवेन्यू नहीं आएगा, तो ये भी गलत है। बैंक स्टेटमेंट इज प्रिपेयर टू अराइव एट द बैंक बैलेंस, ये भी ये रॉन्ग है। बीआरएस तो आपका इस करके बनता ही नहीं, ये तो आपको डिफरेंसेस बताता है कि कैश बुक में और उसमें क्या क्या आपके डिफरेंसेस हैं। द प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स इज डेबिटेड टू सन्डे डेटर्स अकाउंट, ये हमने पढ़ लिया है, तो ये आपका गलत है। और एफ टी में आते हैं, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस डज नॉट रिजल्ट इन एनी कैश आउटफ्लो, ये आपका ठीक है। हम डेप्रिसिएशन क्यों कंप्यूट करते हैं? क्योंकि ना देखो, एसेट है, एसेट कभी जैसे आपने एक साल में एकदम से एसेट ले लिया 1 करोड़ रुपए की, फिर अगले 10 साल आपको दोबारा एसेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसी एसेट को चलाओगे। तो वो सिस्टमेटिक एलोकेशन कर देता है आपके एक्सपेंस का बैलेंस शीट में। आप 10 साल के हिसाब से लिख लेंगे, या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज कर रहे हैं तो उसकी जो भी वटेवर परसेंटेज आपने डिसाइड की है वो जजमेंट बेस होती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको राइट ऑफ करते रहते हैं। जब आगे आप इंटर में या फाइनल में एडवांस कैपिटल बजटिंग पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, पहले हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं फिर ऐड कर देते हैं कैश फ्लो में, सिर्फ हम टैक्सेशन इम्पैक्ट कंसिडर करते हैं। फिर आगे चलते हैं, द प्रोविजन ऑफ डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स इज ऑफन नॉट प्रोवाइडेड कीपिंग प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेटिज्म। देखो एक चीज बताओ, देखो क्रेडिटर से जो हमें डिस्काउंट मिल रहा है, अब क्रेडिटर को मैंने 100 रुपये देने थे, अब उसने मेरे को बोला चल 90 दे दियो, अब वो 10 रुपये की करे, अभी मैं इनकम नहीं रिकॉर्ड करता क्योंकि भाई ये अलाउ नहीं करता प्रिंसिपल, तो ये ठीक है भाई, ये हमें इनकम वैसे भी रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए। फिर द फर्म विल रिसीव सरेंडर वैल्यू ऑफ द जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर, ये भी गलत है, हमें तो पूरी की पूरी वैल्यू मिलेगी, तो इसका कि आपका सम एश्योर्ड मिलेगा, ये आपका गलत है। When there is a non-profit organization, separate trading activity, the profit and loss from the trading account shall be transferred to the income expenditure at the time of consolidation। ये भी आपके ठीक है, जब कंसोलिडेट होएगा तो सारी सारी आपकी एक जगह आ जाएंगी। फिर लास्ट, ए फिक्स चार्ज कवर्स ऑल द एसेट ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग फ्यूचर वंस, ये आपका गलत है। देखो नाम से पता चल रहा है फिक्स चार्ज, फिक्स का मतलब क्या है, मैंने किसी पर्टिकुलर चीज के लिए लिया हुआ। तो अगर आप इसका देखो ये क्वेश्चन आ गया था, अगर आप लिखाते हो कि भाई रोंग, फिक्स चार्ज नहीं करता ये सब, तो इसका आपको मिलेगा एक। इसमें ना एक लाइन दी हुई है आंसर में कि अगर आप इसका आंसर नो तो है, बट इसने कहा कि फ्लोटिंग मन आपको कवर करता है।
ये देखो, जो आपको यहाँ पे दिया हुआ ना, फिक्स चार्ज नहीं रहता, ए फ्लोटिंग चार्ज जनरली कवर्स ऑल द एसेट ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग द फ्यूचर वंस। तो इस चीज़ को अगर आप लिखोगे तभी टू आउट ऑफ टू मिलेंगे, वरना आपको बेसिक लगेगा, फिर आपको लगेगा मेरे नंबर क्यों कम आए। तो इस चीज़ का ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कौन से, सितंबर 25 की। अब इसके अंदर आई जे आई 9 क्वेश्चन हैं। अब इसको कवर करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर ऑल द नॉमिनल अकाउंट्स आर लेस बुक्स आर बैलेंस्ड। ये तो बिल्कुल ही गलत है। ये कहता है कि आपके जितने भी नॉमिनल, मतलब नॉमिनल कौन से होते हैं, आपके एक्सपेंस वाले अकाउंट्स होते हैं, वो बैलेंस तो कभी भी नहीं होते। तो आपको फॉल्स आ जाएगा। सेकंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर इज अ नॉमिनल अकाउंट, ये क्या बोल रहा है, ये भी गलत है आपका। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर इज अ नॉमिनल अकाउंट, ये तो होते ही नहीं, आपका ये पर्सनल में जाएगा, चाहे आपका रिप्रेजेंटेटिव में जाएगा। फिर थर्ड पार्ट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर टू हैव एट द बैंक बैलेंस, हम पढ़ के हैं, ये भी गलत है। ये हमें डिफरेंसेस बताता हूँ दोनों के बीच में। फोर्थ, द प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स इज कैलकुलेटेड बिफोर डिडक्टेड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स, ये भी गलत है। क्यों? देखो, आपका जो आपका डेटर्स का अकाउंट होता है, सबसे पहले आपका डेटर्स का बैलेंस आएगा, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आएगा, तो जो आपका अमाउंट आएगा उसके ऊपर आपका डिस्काउंट लगेगा, तो यानी आफ्टर वर्ड हो गया, इसने बिफोर बोल दिया, इसका ध्यान रखना, बिफोर आफ्टर इज हमारा इसमें बहुत खेलता है इंस्टीट्यूट। तो ये आपका गलत हो गया। लैंड इज अ डेप्रिशिएबल एसेट, इसके ऊपर तो बहुत मीम भी आई थी कि मैं लैंड पे डेप्रिसिएशन लगा रहा हूँ, तो ये गलत है, लैंड के ऊपर कभी भी नहीं लगता। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम इज द मेथड ऑफ ascertaining इन्वेंट्री बाय टेकिंग एक्चुअल फिजिकल काउंट, ये भी ठीक है। जब आप ऑडिट में जाएंगे तो आप एक बार तो सामान मिलता ही ऑडिट में इन्वेंट्री काउंट का। ए पार्टनरशिप फर्म कैन अक्वायर फिक्स एसेट इन द नेम ऑफ फर्म, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म की कोई लीगल एंटिटी तो है नहीं, एलएलपी नहीं है, कंपनी नहीं है, वो तो एक जस्ट वैसे ही बना है, तो इसलिए आप उस फॉर्म में ले नहीं सकते। बोथ रिवेन्यू एंड कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द रिवेन्यू एंड रिसिप्ट अकाउंट, ये जस्ट लाइक आपका कैश अकाउंट है, तो आप इसके अंदर दोनों जाते हैं। कैश अकाउंट में भी तो हमारा दोनों ही होता है ना, कि आप चाहे बिजनेस से इनकम कमा रहे हो या आपने कोई एसेट लिया है। जब भी आपको एसेट परचेज करते हैं बैंक के कैश से, तो अलग अकाउंट तो जाता है ना, उसका करंट अकाउंट है, एक ही रहता है। तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट अपीयर्स इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी साइड नहीं आता, ये एसेट साइड आता है, तो ये भी गलत है। एच आपका ठीक था, बोथ रिवेन्यू ये ट्रू, ये आपका फॉल्स। तो इससे पे आप प्रैक्टिस करते रहना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। May 25 की, इसमें आई जे के, वही उसमें ना होते, इसमें गया था। चलिए, फर्स्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज इन इंडिया आर इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, गलत है, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के आई से इशू करता है। सेकंड, कैशबैक बुक इज अ सब्सिडरी एज वेल एज प्रिंसिपल बुक, तो आपको क्या लगता है? इसका आंसर है यस, क्योंकि कैश बुक और कैश एक आप अलग में आप देखेंगे तो ये सारे अकाउंट्स का बैलेंस भी रखता है, और खुद में ये अलग से अकाउंट भी है, तो इसका ये दोनों चीजें हैं। सी, डेबिट बैलेंस एज कैश बुक इज सेम एज ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ये आपका गलत है। तो डी, वेयर हाउस रेंट पेड फॉर स्टोरेज ऑफ फिनिश्ड इन्वेंटरी शुड बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड इन्वेंटरी, ये आपका गलत है, क्योंकि यार देखो, वेयर हाउस रेंट में ना ये होता है कि अगर कुछ स्पेशल चीज है, कि आपका जैसे वाइन का एग्जाम्पल दिया होगा, तो आपका वाइन हो गया, या कोई आपकी ऐसी इन्वेंट्री जिसको रखने के लिए आपको सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम चाहिए, तब एक अलग केस है। वरना लेट्स सपोज मेरी फ्रूट्स की शॉप है, साथ वाले की शॉप की फ्रूट्स की शॉप है, मैंने रेंट पे लिया हुआ, उसकी खुद की शॉप है। अब मैं अगर मैं उस फ्रूट में उस अपनी दुकान का रेंट भी ऐड करने लग जाऊं, और वो भाई साहब तो उनकी तो खुद की शॉप है, वो तो रेंट ऐड करेंगे नहीं। अब मैंने रेंट ऐड किया, जिसके कारण से मेरी इन्वेंट्री महंगी बिक जाएगी, उससे ओवर वैल्यूएशन चला जाएगा। तो इसलिए हम वेयर हाउस रेंट को जनरली कंसिडर नहीं करते फिक्स्ड में, तो इस चीज पे ये हट जाएगा। अब इसके बाद, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज फॉलोड टू हैव यूनिफॉर्म चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस टुगेदर, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। देखो, स्टेट लाइन में क्या होता है, आपने 100 रुपए की एक मशीनरी ली, 10 साल चलानी है, तो 10-10 रुपये आप हर साल राइट ऑफ कर दोगे इसे। बट डेप्री इसमें क्या होता है, रिटर्न डाउन में आपने पहले सोचा 10% का डेप्रिसिएशन, तो 100 रुपये का 10% 10 रुपीज होगा। अगली बार आपका बैलेंस 90 रह गया, 90 पे 10% 9 रुपीज। तो धीरे धीरे क्या होगा, देखो, आपकी जैसे डेप्रिसिएशन तो कम होता जा रहा है, बट जैसे पहले ईयर में आपने 10 का चार्ज किया, पहले ईयर तो आपको रिपेयर और मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है। सेकंड ईयर आपने 9 रुपये का किया, बट थोड़ी मेंटेनेंस आपको क्या पुरानी पड़ जाए। थर्ड ईयर थोड़ा कम आपका डेप्रिसिएशन, तो बैलेंस होता रहता है इस सब में। फिर एफ, ए प्रोमिसरी नोट कैन बी मेड पेबल टू बियरर, ये आपका गलत है। फिर जी,
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज डेबिटेड टू सन्डे डेटर्स अकाउंट, ये हमने पढ़ी है, ये गलत है। हम डेबिट नहीं करते, ये अलग से दिखाया जाता है अपनी बैलेंस शीट में। एच, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, देयरफॉर इट कांट बी वैल्यूड। पहली बात तो इसने एसेट बोल दिया, टेंजिबल और इंटेंजिबल हम सबको वैल्यू कर सकते हैं। फिर आई, आउटस्टैंडिंग सैलरीज फॉर द प्रीवियस ईयर शोन एज अ लाइबिलिटी इन द करंट ईयर बैलेंस शीट, इसका आप सोचिए क्या आएगा, ये आपका गलत है। फिर इसके बाद आगे चलते हैं। ए पर्सन होल्डिंग प्रेफरेंस शेयर कैंट होल्ड इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी, ये तो यार देखो कहीं भी बुक में नहीं लिखा ना कि भाई आप ये भी ना, अगर आपके पास प्रेफरेंस इक्विटी है तो पैसिव क्वेश्चन में तो आपका गलत है। ए कंपनी इज नॉट अलाउड टू इशू शेयर्स एट डिस्काउंट ऑफ पब्लिक इन जनरल, ये आपका ठीक है। बस एक स्वेट इक्विटी शेयर आई थिंक, ये बस कम चेक कर लेना, उसको आप डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, वरना जनरली अलाउड नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए अब चलते हैं जनरली वाली आर्टिकल में, इसके अंदर भी आपके 10 क्वेश्चन है। चलिए अब इसको जल्दी जल्दी कवर करते हैं। फिर डेबिट नोट्स इशूड यूज टू प्रिपेयर सेल्स रिटर्न बुक। तो देखो इसको ना मैं तो कैसे याद करता था, जब हमने किसी को सेल किया तो हमने क्या किया होगा, उसको डेबिट किया होगा। बट डेबिट नोट्स, नोट्स सबको हम इशू कब करते हैं, कम ज्यादा करने के लिए करते हैं। अब जब मैंने परचेज किया होगा तो क्रेडिट किया होगा, जिससे मैंने परचेज लिया है। तो अगर मैं उसको डेबिट करूंगा तो डेबिट नोट इशू होएगा, तो वो डेबिट नोट परचेज के लिए यूज होता है, बट ये क्या बोल रहे हैं सेल्स के लिए, तो ये गलत है। तो मैं तो ऐसे लॉजिक लगा के याद करता था, आपको देख लो कैसे करना है। फिर सेल्स ऑफ ऑफिस फर्नीचर शुड बी क्रेडिटेड टू पी एंड एल अकाउंट, आपको क्या लगता है? हाँ देखो, सेल्स ऑफ ऑफिस फर्नीचर यानी आपकी फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट को पी एंड एल में डाल नहीं सकता, तो ये आपका गलत है। Outstanding salaries of the previous year shall be shown in the liabilities in the current year balance sheet, ये डिस्क्लोज होएगा, तो आपका गलत है। Where closing stock is overstated, net income of the accounting period will be understated, ये आपका लॉजिकली गलत है। क्यों? ये देखो, जैसे हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो अपने क्रेडिट साइड में जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है उसको 10 रुपए की जगह 100 रुपए लिख दिया। जो आपके डेबिट साइड में ग्रोस प्रॉफिट लिखते हैं ना, ग्रोस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, एक तरफ तो आपको ग्रोस प्रॉफिट 10 आ रहा था, अब आपने उसको 10 की जगह 100 कर दिया, तो वो भी तो 10 की जगह 100 हो गया, 90 रुपीज ओवर स्टेटेड हो गया, अंडर स्टेटेड नहीं हुआ ना। अगर इस क्वेश्चन में बोल देता कि ओपनिंग वाला आपने ओपनिंग इन्वेंटरी को ओवर स्टेट किया, तब आपका ये अंडर स्टेट होता। तो इसका क्या, आपका ये गलत है आईडी। The result and position should be disclosed by financial finance accounts are not exact, ये भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि जो आपके फाइनल एग्जैक्शन बनते हैं उसमें ना बहुत सारी assumptions, कंजर्वेटिज्म, बहुत चीजें फॉलो करके बनाते हैं हम, और हमारे जजमेंट्स भी लगते हैं। जजमेंट कैसे लगते हैं कि डेप्रिसिएशन एसएलएम से फॉलो करना है, डब्ल्यूडीवी से करना है, डब्ल्यूडीवी में कौन सा रेट यूज करना है, तो जजमेंट्स है। तो वो एक टाइम पीरियड के लिए उस दिन भी ठीक होते हैं, बट वो जजमेंट बेस पे होते हैं, तो वो सारी assumptions को पढ़ना पड़ता है, तब जाकर हम उसे ठीक मानते हैं। नेक्स्ट, इन केस ऑफ पब्लिक हॉलिडे द ड्यू डेट ऑफ द बिल फॉल ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे, ये गलत है, बल्कि प्रीवियस डे पे फॉल करता है। वेयर नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज a separate trading account, the profit and loss from the trading shall be transferred to income expenditure at the time of consolidation, हाँ ये ठीक है, कंसोलिडेशन टाइम भी इकट्ठा कर देते हैं। फिर नेक्स्ट, ये काफी बार रिपीट हो चुका है, द फॉर्म इज रिसीव द स्टैंडर्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं मिलता, तो आपका गलत है। फिर नेक्स्ट, company X Limited is incurring a huge loss. The board of directors is the opinion in case of losses, there is no need to pay interest on debentures, ये बिल्कुल ही गलत है। अगर डिबेंचर्स पर हम कुछ टाइम तक इंटरेस्ट भी ना देना, वो कंपनी की इतनी पावर होती है उनके पास, होल्डर्स के पास, वो कंपनी को लिक्विडेट भी करवा सकते हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। चलिए नेक्स्ट आरटीपी पे चलते हैं। अब तो दो ही आरटीपी रहेगी, सितंबर 24 की और नौ जून 24 की। चलते हैं, अच्छा है, मजा आ रहा है मेरे को तो। अब चलते हैं, अब इसमें भी 10 क्वेश्चन है। पहले हम बोल रहे हैं एक्यूरेट कॉन्सेप्ट इंप्लाइज अकाउंटिंग ऑन कैश बेसिस, ये तो गलत ही है, क्योंकि दो कॉन्सेप्ट होते हैं, कैश बेसिस ये एक्यूरेट बेसिस। एक्यूरेट में क्या होता है, कैश नॉन कैश दोनों ट्रांजेक्शन कवर होती हैं। सेकंड, द सेल्स बुक इज टू कीप रिकॉर्ड ऑफ बोथ सेल्स एंड कैश, ये भी गलत है, उसमें खाली क्रेडिट सेल्स का आता है। थर्ड, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स अराइव्ड एट द बैंक बैलेंस, ये भी गलत है, ये हमें डिफरेंसेस बनाने के लिए बनाते हैं। फोर्थ, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज डेबिटेड टू सन्डे डेटर्स अकाउंट, ये भी गलत है, इसका भी हमने डिस्कस किया था कि हम इस दोनों को दिखाते हैं। फिर इसके बाद, पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम इज मेथड असर्टेनिंग इन्वेंटरी बाय टेकिंग एक्चुअल फिजिकल काउंट, ये भी आपका ठीक है। फिर डिस्काउंट गिवन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ विल इज गेन फॉर द डुअल, ये आपका ठीक है। द प्रोविजन फॉर द डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स इज ऑफन नॉट प्रोवाइडेड इन कीपिंग बाय द कंजर्वेटिज्म, ये आपका ठीक है। फिर पार्टनर्स कैन शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन कैपिटल रेशियो व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट,
ये अपने पार्टनरशिप में पड़ा होगा, ये आपका गलत है। जब भी हमारा एग्रीमेंट कुछ नहीं बोलता तो हम इक्वली शेयर करते हैं। बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये आपका ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट हमने अभी डिस्कस किया था, ये काइंड ऑफ कैश का ही होता है, तो हम इसमें सब रिकॉर्ड कर देते हैं। ए फिक्स्ड चार्ज जनरली कवर्स ऑल एसेट ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग फ्यूचर वंस। ये आपका गलत है। फिक्स्ड एक स्पेसिफिक एसेट के लिए होता है, एक नहीं मतलब जितना भी उस टाइम पे एक स्पेसिफिक एसेट के लिए होता है। और फ्लोटिंग होता है वो सारे को कवर करता है इंक्लूडिंग फ्यूचर वंस। इस चीज का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन सेम पेपर में भी आ सकता है। ये जैसे यहाँ दिया हुआ फिक्स चार्ज जनरली कवर ऑल इंक्लूडिंग द फ्यूचर वंस, अब इसकी जगह ये फ्लोटिंग वर्ड यूज कर दे, तो वो कई बार ना होता क्या हमारे माइंड में क्वेश्चन बैठा होता है कि भाई ये क्वेश्चन है, हम उसका जल्दी से आंसर कर देते हैं, बट कई बार ना उसका वर्डिंग चेंज कर देता है एग्जामिनर। तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखना, क्वेश्चन प्लस आंसर दोनों को रीड आउट करना। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। लास्ट आरटीपी है जून 24 की। इसमें कितने क्वेश्चन हैं? एच आई जे के 11 क्वेश्चन है। चलिए, पहला बोल रहा है ए कंसर्न पर्पसेस टू discontinue its business from December 23 and decides to dispose of its plants within 3 months. The balance sheet should continue to indicate plant at historical cost as the asset was disposed of after the balance sheet date. जब भी ना आपका बिजनेस बंद करने की बात चलती है ना, तो आपका गोइंग कंसर्न का क्या मतलब होता है? गोइंग कंसर्न का मतलब ये होता है मैं अगले 12 महीने तो अपने बिजनेस को देख रहा हूँ कि अगले 12 महीने मेरा बिजनेस चल रहा है। बट कंपनी ना, कुछ कंपनी जैसे हमने ऑडिट के टाइम पे देखा है, तो कंपनी 5-5 साल का बना के रखती है कि 5 साल बाद क्या होगा, उनका रिवेन्यू के assumptions लेके चलती है, मार्केट ट्रेंड्स लेके चलती है, कॉम्पिटिटर्स का लेके चलते हैं, सब लेके चलते हैं। तो ये बोलते हैं जब भी अगर मेरा गोइंग कंसर्न हिट करता है तो मैं सारी की सारी एसेट लाइबिलिटी को उसके एनआरआई पे रिकॉर्ड करता हूँ। बट ये बोलते हैं मैंने हिस्टोरिकल पे किया है, जो कि गलत है। सेकंड क्वेश्चन, सेल बुक इज केप्ट टू रिकॉर्ड बोथ ऑफ कैश एंड क्रेडिट सेल। ये भी गलत है, उसके अंदर क्रेडिट आती है। फिर थर्ड, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर टू हैव बैंक बैलेंस। अरे बैंक बैलेंस तो हमें पता ही है ना, हम डिफेंसेस के लिए बना रहे हैं, इतनी मेहनत करते हैं। फिर फोर्थ, डैमेज इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। देखो हम भैया खेल गया, मार्केट प्राइस बोल गया, मार्केट प्राइस नहीं लेते, यहाँ पे हम लेते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। आप ये आगे जाके AS2 पढ़ोगे, इंडिया 2 पढ़ोगे, उसमें बार बार ये वर्ड यूज होता है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इज फॉलो टू हैव अ यूनिफॉर्म चार्ज ऑन द डेप्रिसिएशन रिपेयर एंड मेंटेनेंस टुगेदर। ठीक है। फिर डिस्काउंट रिटायरमेंट बिल के टाइम पे गेन हुएगा, हम देख चुके हैं अभी। ठीक है। ए विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम द बिजनेस बाय द प्रोप्राइटरी फॉर पर्सनल यूज शुड बी चार्ज P&L अकाउंट एज एन एक्सपेंस। गलत है, ये उसके कैपिटल से चार्ज होएगा। इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर ऑफ द वैल्यूएशन, प्रॉफिट एंड लॉस इज ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। देखो अब इसने क्या बोला, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और ऑल पार्टनर्स, मीन्स ये सारे पार्टनर बांटने की बात कर रहे हैं। बट जो नया बंदा आया होगा उसने पहले तो नहीं कोई कंट्रीब्यूट किया, तो ये ओल्ड में जाएगा, जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस उस डेट को होगा जब वो न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है। तो इस चीज का प्लीज ध्यान रखना। और ये हम पढ़ चुके हैं, व्हेन देयर इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सेपरेट ट्रेडिंग activity, the profit and loss from the trading account shall be transferred to income and expenditure at the time of consolidation। ठीक है। फिर ये अगला भी पढ़ चुके हैं, बैलेंस शीट प्राइमरी एक्सपेंस है और सिक्योरिटी प्रीमियम हम राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है। इसका कंपनी सेक्टर ना सेक्शन कोड करना प्लीज ध्यान रखना, वो मेरे को लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका एक नंबर वेटेज जरूर होएगा। सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, हमें वो नहीं लिख के आना कि उसके अंदर 5 या कंडीशन हो, वो हमारे लॉ का क्वेश्चन है। अभी अकाउंट्स में बस हमें ये बोल के आना, वो सेक्शन कोड करना इंपॉर्टेंट। फिर डिबेंचर इंटरेस्ट इज पेबल आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड बट बिफोर पेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर। ये गलत है। सबसे पहले हमारी आउटसाइड लाइबिलिटीज पेमेंट होती है, तो सबसे पहले हमारा डिबेंचर जाएगा, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड जाएगा, फिर हमारा इक्विटी वाला जाएगा। तो ये आपका हो गई, आपकी आरटीपी सारी कवर हो गई है जो भी आपने न्यूज सिलेबस में इशू किया है इसे ने। अब हमारा चलेगा एमटीपीज। एमटीपी जैसे अभी हमने देखा था, जैसे देखो इतनी सारी एमटीपी है, जैसे आपकी मेरे को मई वाली नहीं थी मिली। जनवरी में 2 एमटीपी होगी, सितंबर में होगी, मई 25, जून, सितंबर। ये चीज़ हम जून में पता नहीं, हमने 3 इशू करी थी। चलो ठीक है, अच्छी है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी हमारे लिए तो। और एमटीपी में से ना कहीं पर प्रैक्टिस करने का बेनिफिट बहुत होता है, क्वेश्चन सेम टू सेम पेपर में देखने को मिल जाते हैं। अब इसके अंदर तो एमटीपी मतलब ये एग्जाम पैटर्न को शो करता है कि आपका एग्जाम किस तरीके का आ सकता है। कई बार सेम 99% सेम पैटर्न फॉलो होता है, पैटर्न इन द सेंस कि पहले क्वेश्चन ऐसा आएगा, दूसरा इतने मार्क्स का आएगा। ये नहीं कि पहले क्वेश्चन पर अगर आपका ये क्वेश्चन है तो वही आएगा। कुछ क्वेश्चंस होते हैं, इंटर में भी होता है, फाइनल एग्जामिनेशन में भी होता है, कि कुछ क्वेश्चंस का जैसे हमें पता है फर्स्ट पे कंसोलिडेशन आना है तो कंसोलिडेशन ही आता है 14 मार्क्स का। बट ये कभी भी चेंज किया जा सकता है, मतलब कुछ फिक्स पैटर्न नहीं ऐसे ने दिया है।
जस्ट एक अजम्पशंस होती है कि भाई ऐसे पैटर्न पे चलता है तो आगे ही चलेगा। चलिए अब हम वैसे ही लेटेस्ट अटेम्प्ट टू चलेंगे। तो पहले आपका जनवरी 26 की है, सीरीज 1 के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक इज नेवर बैलेंस्ड। ये गलत है। बैलेंस होके हम इसको डिस्काउंट क्लाउड या रिसीव्ड वाले में चला जाता कॉलम में, तो ये गलत है। ए प्रॉमिसरी नोट कैन बी मेड पेबल टू द बियरर, इसका आपको क्या लगता है? इसका आंसर फॉल्स है। थर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैन ओवरराइड दी स्टैचू, ये आपका बिल्कुल ही गलत है। स्टैचू को कोई भी ओवरराइड नहीं कर सकता, ये बल्कि उनके अंडर ही दायरे में रहकर बनाए जाते हैं। In case of admission of new partner, the profit and loss from the evaluation account is transferred to all partners in the new profit sharing ratio। अभी हम डिस्कस करते हैं डिटेल में, ये गलत है, ये ओल्ड पार्टनर्स में जाता है। तो डेप्रिसिएशन कैन नॉट बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ लॉसेस इन अ फाइनेंशियल ईयर, ये आपका गलत है। डेप्रिसिएशन एक चार्ज है जो आपको देना ही देना पड़ेगा। एक आगे जाके आप इनकम टैक्स में पढ़ेंगे, वहां पे जब आप देखो दो तरीके का अकाउंट्स होते हैं, कि आपको जब अकाउंट्स बना रहे हैं ये वाला, और एक इनकम टैक्स का अलग ही रूल चलता है। वो लोग बोलते हैं कि आप हमारा मेथड फॉलो करना, जब पढ़ते हैं तो वो हमें पढ़ के वो फॉलो करके हमें पे करना पड़ता है उसका। चलो आपको इसमें मत इन्वॉल्व करता है, बाद में डिस्कस करेंगे वो। फिर 6, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स एंजॉय वोटिंग राइट। एक तरफ तो ये बोलता है नॉन पार्टिसिपेटिंग, और एक तरफ ये बोलता है एंजॉय वोटिंग राइट, ये कहाँ का हो गया? तो ये तो गलत ही है। ये कुछ क्वेश्चंस कॉमन सेंस से पता चलता है कि नॉन पार्टिसिपेटिंग और वोटिंग राइट, तो ये गलत है। बस इसमें थोड़ा सा आप लोकल लैंग्वेज लिख देना जो आपको लगता है नेसेसरी है, जो जो आपको उस टाइम पे याद आ रहा है। और याद इन द सेंस ये नहीं कि पूरा पैराग्राफ लिख के आना, जो जो कीवर्ड्स याद आ रहे हैं वो। अब की जनवरी 26 से सेकेंड एमटीबी, a claim that an enterprise is pursuing through legal process where the outcome is uncertain is a contingent liability। आपकी बुक का ही है, तो इसको लाइन ही उठा के दिया है, तो ये कंटीजेंट एसेट है, लाइबिलिटी नहीं है। सेकंड, कैश बुक इज अ सब्सिडरी बुक एज वेल एज प्रिंसिपल बुक, ये आपका ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था। ये अलग में खुद में एक अकाउंट है, और ये सारे अकाउंट्स को मिलवा के भी बनता है। थर्ड, warehouse rent paid for the finished inventory shall be included in the cost of fixed inventory, नहीं, ये गलत है। The promissory note is different from the bill of exchange because amount is paid by the maker in case of former and by the acceptor in case of later, जिसको आप सोच लिए, ये ठीक है। फिफ्थ, the business of a partnership must be carried on by all the partners, ये गलत है। क्यों? क्योंकि वो होता नहीं है कि कोई भी सारे कर ले, एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल, कोई एक बंदा कर रहा है, स्लीपिंग पार्टनर भी होता है, तो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो ऐसा तो नहीं सब करते हैं। फिर लास्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट इज पेबल बाय द पेमेंट्स, ये हम पढ़ के हैं कि पहले आप प्रेफरेंस का दे दो, फिर आप डिबेंचर्स का इंटरेस्ट दे देना, फिर आप इक्विटी का दे देना, ये गलत है। चला जाए यहाँ से एडवाइस देने वाले, ऐसा नहीं होता, तो ये आपका फॉल्स आ जाएगा। मतलब आपको देखने को मिल रहा होगा कि कुछ क्वेश्चन जो आप आरटीपीएस से करके आए हैं, आरटीपीएस से आपके कुछ क्वेश्चन एमटीपी में रिपीट होने स्टार्ट हो गए। जब आप प्रीवियस ईयर में जाएंगे कुछ टाइम बाद, अभी इसके बाद एमटीपी कंप्लीट करते हैं 7-8 9-10 ही हैं, इसको कंप्लीट करके हम प्रीवियस ईयर में जाएंगे, तो आपको दिखेगा बहुत क्वेश्चन आपको रिपीटिशन मोड पे दिखेंगे, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होएगा, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए। अब सितंबर वाले पे चलते हैं। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। सीरीज फर्स्ट है सितंबर 25 की। Trade discount is a reduction granted by the supplier from the list price of the goods and service on business consideration for prompt payment। prompt payment पे कैश डिस्काउंट होता है हमेशा। ट्रेड डिस्काउंट जनरली बिजनेस में दिया जाता है, तो आपका फॉल्स है। सेकंड, ये कैफे वाला केस आ गया, उसमें आपने पढ़ा था शायद 25 से 28, इसमें 15 से 18 कर दिया, और 45 का रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये आपका गलत है। हमने पढ़ा था बिजनेस के लिए, बिजनेस की एफिशिएंसी इंक्रीज करता है, तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। फिर इसके बाद इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज द डोअर एंड पेइंग मे नॉट बी सेम पर्सन, बट इन केस ऑफ प्रोमिसरी नोट द मेकर एंड पेइंग मस्ट बी सेम पर्सन, ये आपका गलत है, इसने उल्टा लिख दिया। प्रोमिसरी नोट में दोनों अलग अलग हो सकते हैं, बट बिल ऑफ एक्सचेंज में दोनों सेम होने चाहिए। फिर द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप कम्स टू एंड ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, फिर ये गलत है। एंड नहीं होता, जो बंदे बचे हैं, जो सर्वाइविंग पार्टनर है, वो कंटिन्यू कर सकते हैं अपने नए एग्रीमेंट बना के। Since company has an existence independent of its member, it continues to be existence despite death, insolvency, change of members। ये बिल्कुल ठीक है। कंपनी में बोलते हैं ना पार्टनर में एक पर्सन में कम एंड को, तो वो सीन है, तो ये ओके है। कोई आए जाए कुछ करे, कंपनी एग्जिस्टेंस में रहती है। ये आपके आंसर्स, एक बार आंसर्स को प्लीज गो थ्रू कर लेना एक बार वीडियो एंड के बाद। ये अभी हम सितंबर 25 के आगे सजेस्ट आंसर पे। फिर ये कह रहे हैं, पहला क्वेश्चन है, गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस आर नॉट रिपोर्टेड एज क्रेडिट सेल इनिशियली व्हेन दे आर सेंट आउट, ये गलत है।
आपका सेल्स रिकॉर्ड कर लिया जाता है, वेदर एक्सेप्ट करे रिजेक्ट करे। सेकंड, वेयर हाउस रेंट वाला है कि फिनिश्ड इन्वेंट्री में हमने रिकॉर्ड कर दिया, ये आपका गलत है। अगर कुछ स्पेशल नेचर की इन्वेंट्री है तब एक अलग केस है। वैसे जनरली हम इसको P&L में रिकॉर्ड करते हैं। The financial statement must disclose all the relevant and reliable information in accordance with the full disclosure। ये देखो, फुल डिस्क्लोजर नाम से समझा रहा है कि भाई सब चीजें डिस्क्लोज करो, तो रेलिवेंट और रिलायबल सब इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दो। इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, प्रॉफिट एंड लॉस रिवैल्यूएशन का टू ऑल पार्टनर्स इन न्यू रेशियो भी वर्ड यूज करता है, ओल्ड पार्टनर, ये गलत है, ओल्ड पार्टनर के उसमें जाएगा। द डेबिट नोट इशूड यूज टू प्रिपेयर सेल्स रिटर्न बुक, नहीं ये परचेज का करता है तो ये फॉल्स है। ए कंपनी इज नॉट अलाउड टू इशू शेयर एट ए डिस्काउंट टू द पब्लिक इन जनरल, और कंपनी इज नॉट अलाउड तो ये आपका ठीक है, जनरली नहीं है। बस एक आपका जैसे आपने पहले डिस्कस किया था स्वेट इक्विटी शेयर है, उसको कर सकते हैं इशू। चलिए अब आगे चलते हैं, सिलेबस वाले एमटीबी को स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कंप्लीटली डैमेज बाय फायर इज अ कैपिटल रिसिप्ट। अब देखो हमने एक पहले क्वेश्चन पढ़ा था, उसमें इसने रिवेन्यू बोला था, तो हमने इसको फॉल्स किया था, अब ये कैपिटल बोल रहा है तो ये ठीक है। तो भी तभी बोल रहा हूँ कि वर्डिंग चेंज कर देगा ट्विस्ट। आपको आधा क्वेश्चन पढ़ के लगेगा कि मेरे को आता है, जल्दी से आंसर लिख दोगे, बट एक बार आंसर पे क्वेश्चन पे फोकस कर लेना, 1 मिनट में कुछ नहीं जाएगा, बट आपका मार्क्स चेंज हो सकते हैं। वेजेस पेड फॉर द इरेक्शन ऑफ मशीन अडेप्टेड टू P&L अकाउंट, ये गलत है, आपका ये मशीनरी अकाउंट में जाएगा। दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज ऑल द रेलिवेंट एंड रिलायबल फॉर डिस्क्लोजर प्रिंसिपल के हिसाब से, तो ये ठीक है, हमने अभी डिस्कस किया। द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स, ये गलत है। दी डेबिट नोट्स आर इशूड टू प्रिपेयर द सेल्स रिटर्न बुक, ये गलत है, परचेज रिटर्न बुक के लिए होता है। व्हेन द शेयर्स आर forfeited, the share capital account is debited with the code up share of for shares forfeited, and the share forfeited account is credited with the code in area of a share forfeited। ये भी गलत है, क्योंकि जो आपका शेयर फॉरफिटेड है ना वो कोई एरिया की जगह जितना अमाउंट हमने फॉरफीचर कर लिया उस वाले अकाउंट से जाता है, ये आपका गलत है। ये भाई प्लीज इसका आंसर गो थ्रू कर लेना, ट्रू एंड फॉल्स के साथ साथ इसकी जैसे व्हेन द शेयर्स आर फॉरफिटेड द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद द कोड, एंड ये सेम है, इज क्रेडिटेड विद द अमाउंट रिसीव्ड ऑन द शेयर फॉरफिटेड, अमाउंट जो हमें मिला है उससे करेंगे, तो एक बार इसको आप गो थ्रू कर लेंगे तो। अब नेक्स्ट है उस पर चलते हैं सीरीज 2 पे। वेयर हाउस रेंट पेड फॉर द स्टोरेज ऑफ फिक्स्ड इन्वेंटरी शुड बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड इन्वेंटरी, ये गलत है। कैश बुक इज अ सब्सिडरी बुक एज वेल एज प्रिंसिपल बुक, ये ठीक है। इसका हम एक बार इस वाले का आंसर पढ़ लेंगे। सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट फॉर द करंट ईयर शैल बी शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ करंट एसेट, ये कोई एसेट तो है नहीं, हमारी सब्सक्रिप्शन एनपीओ का है, और ये हमारा रिवेन्यू का उसमें जाता है क्रेडिट साइड में। ये कंपनी इज इंक्रिंग अ ह्यूज लॉस, सो ये कह रहा है कि नो पे टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर होल्डर, ऐसा नहीं है, कंपनी को लिक्विडेट करवा देंगे भाई साहब। ऑन डेथ ऑफ पार्टनर द फर्म गेट सेंडर वैल्यू, नहीं ये भी गलत है, हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया। सेकंड और फिफ्थ का आंसर एक बार रीड आउट कर लेंगे। द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म व्हेन अप्लाइड टू बैलेंस शीट रिजल्ट इन अंडरस्टेटमेंट ऑफ एसेट। देखो इसको आप बोलोगे कि भाई ये हाँ भी है नहीं भी है, बट इसका आंसर ना वैसे यस ही है। क्यों? ये बोलता है कि अगर आपने इसको ज्यादा ही एक्सेसिव तरीके से लगा लिया, भाई मेरे को ये पैसा भी नहीं मिलेगा, मेरे को वो भी नहीं मिलेगा, मतलब लेट्स सपोज 10 डेटर है, ठीक है, और आपने 10 के 10 पर प्रोविजन ना लिया, उनमें से 2 3 4 तो अच्छे होंगे ना, अगर आप सबके ऊपर प्रोविजन बना के कम रिपोर्ट कर दोगे आपकी एसेट कम आएगी, तो इस करके बोलते हैं ठीक है। अभी जैसे मैंने अभी बोला था सेकंड और फोर्थ का पढ़ लेते हैं। एक तो ये कैश बुक वाला है। कैश ट्रांजेक्शंस आर स्ट्रेट फॉरवर्ड रिकॉर्डेड इन द कैश बुक ऑन द बेसिस ऑफ सच रिकॉर्ड the ledger accounts are prepared, therefore cash book is a subsidiary book, but the cash book itself serves as a cash account and bank account, therefore balances are entered in the trial balance directly. The cash book therefore a part of ledger also, hence it is a treated of principal book, सिंपल से लिख देना ये भी। और एक फिफ्थ का, on the death of partner the firm receive full amount on the sum assured of the joint life policy, तो इसके बाद देख लेना, फुल मिलता है, वो स्टैंडर्ड वैल्यू बोलता है वर्ड, अगर बाय चांस कभी क्वेश्चन में फुल वैल्यू लिख दिया तो ये ठीक हो जाएगा, तो इस चीज का ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आइए चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे। द क्लेम दैट एन एंटरप्राइज इज परसुइंग थ्रू लीगल प्रोसेस वेयर द आउटकम इज अनसर्टेन इज अ कंटीजेंट लायबिलिटी, हम पढ़ के आए हैं, ये कंटीजेंट एसेट होता है। द इफेक्ट ऑफ एरर्स कमिटेड कैंसल आउट, द एरर विल बी कॉल्ड एज कंपनसेटिंग एरर एंड द ट्रायल बैलेंस विल डिसएग्री। ट्रायल बैलेंस बल्कि एग्री हो जाएगा ना जब आपने कैंसल आउट कर दिया कंपनसेटिंग से, तो ये आपका गलत है। स्टॉक एट द एंड इफ अपीयर्स इन द ट्रायल बैलेंस इज टेकन ओनली टू द बैलेंस शीट, ये आपका ठीक है। री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज अ अलॉटमेंट ऑफ शेयर बट नॉट अ सेल, ये इसमें गलत लिखा है। फॉरफिटेड का मतलब क्या, उसने पेमेंट नहीं दिया था, तो जब आप इसको दोबारा री इशू करेंगे तो ये तो सेल हुआ ना, अलॉटमेंट ऑफ शेयर तो हमने पहले कर दिया था।
बोथ रिवेन्यू एंड कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, ये भी कैश एंड बैंक में चाहिए, क्योंकि कैश एंड बैंक में देखो आप जनरली बिजनेस की ट्रांजेक्शन में डाल दो। जब आपने कोई सेल करी है, प्लांट प्लांट सेल कर दे तो कैश या बैंक को प्लांट करते हो ना, तो उसमें हर तरीके का आता है, ऐसे रिसिप्ट एंड पेमेंट में हर तरीके का आता है। सिंस कंपनी हैज एन एक्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ मेंबर्स, ये वही है कि भाई कंपनी खुद से एक सेपरेट एंटिटी है, तो पार्टनर में कम एंड गो बट कंपनी चलती रहती है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने पढ़ा था पार्टनरशिप फॉर्म में। पार्टनरशिप फॉर्म में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो होता है कि हमने पार्टनरशिप के फॉर्म पे एसेट लिया है। तो पार्टनरशिप फॉर्म तो कोई सेपरेट एंटिटी है नहीं, बट कंपनी है, कंपनी के नाम से आप कुछ भी कर सकते हैं। वो आपको लॉ में पढ़ेंगे, माइंड अप रहेगा आपको, तब पता चला है कॉर्पोरेट बिल कौन सा होता है। ये आपके आंसर्स हो गए। ठीक है, अब इसको सब्जेक्ट आंसर 2 पे चलते हैं। अब इसका पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, डेप्रिसिएशन कांट बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ लॉसेस इन अ फाइनेंशियल ईयर। ये गलत है, क्योंकि एक चार्ज है जो कि मैंडेटरी है, डिस्क्रिशनरी नहीं है, तो हमें देना पड़ेगा। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर ऑल द नॉमिनल अकाउंट्स ऑफ द लेजर आर बैलेंस्ड। ये भी गलत है, बैलेंस नहीं होते। Any amount spent on replacement of worn out part of a machine is a capital expenditure। ये तो नॉमिनल से ही होता है, तो ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। In case of admission of new partner in the partnership firm, the profit and loss on the revaluation account is transferred to all partners in the new PSR। ये भी हम पढ़ के आए, गलत है। न्यू में ओल्ड पार्टनर में जाता है, एक चीज का ध्यान है ना। फिर द डेबिट नोट इशू टू प्रिपेयर डेबिट नोट्स, ये परचेज रिटर्न के लिए यूज होता है आपका। और डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट अपीयर्स ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। ये लायबिलिटी साइड नहीं आता, ये एसेट साइड आता है। तब देख रहे होंगे आपको बहुत क्वेश्चन सिमिलर से लग रहे हैं। तो अभी हम थोड़े से रह गया प्राइम टिप, उसके बाद हम पास्ट ईयर पे जाएंगे, तो आपको पता चलेगा काफी क्वेश्चन रिपीट होते हैं पेपर में। ये आ गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, सितंबर 24 पे आ गए। 5 MTP रहेगी, सितंबर की 2 और जून की 3। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। दी बैलेंस ऑफ पैटी कैश बुक अकाउंट रिप्रेजेंट एन एसेट। देखो आपका कैश बचा हुआ है, तो ये वैसे भी आपके एसेट ही है। पैटी हो चाहे आपका लार्ज हो, तो आपका एसेट आ गया। फिनिश गुड्स आर नॉर्मली वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज हायर। ये तो बिल्कुल ही गलत है, फंडामेंटली गलत है। कॉस्ट एंड एनआरवी विच एवर इज लोअर। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन द करंट ईयर शैल बी शोन इन द बैलेंस साइड शीट ऑफ द करंट एसेट। ये आपका गलत है, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। देखो आप मेरे माइंड में प्रॉफिट एंड लॉस कर रहा है, तो वैसे इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर वर्ड यूज किया हुआ है, तो इसमें मेन वर्ड होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। एक वर्ड आपका ट्रू फॉल्स का होगा और एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग बोलती है इस चीज का होगा। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस लिखा होगा तो आई थिंक एग्जामिनर ना दे, क्योंकि उसके ना आंसर शीट में बोल्ड होके आता है, जितना मैंने भी सुना है, मैंने कभी देखा नहीं कि बोल्ड होके आता है। वो वर्ड टू उस अगर उसको वो वर्ड मिल जाएगा आपको एक नंबर दे देगा। अगर उस वर्ड का अल्टरनेट भी यूज कर दोगे तो आई थिंक वो थोड़ा सा इश्यूज क्लियर होते हैं। When the shares are forfeited, the share capital account is debited with the called up capital of the shares। ठीक है, और शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट इज क्रेडिटेड टू कॉल इन एरियर। ये आपका गलत है, इसकी जगह आपका जो आपकी अमाउंट रिसीव हो गई है वो आपका आएगा। डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ बिल इज गिवन फॉर द ड्रॉई गेन। ये ठीक है। बिल रिसीवेबल एंड बिल पेबल बुक्स आर टाइप ऑफ सब्सिडरी बुक्स। ये ठीक है, ये आपका जनरल एंट्रीज के तरीके से काम करता है, टेनेंट ऑफ जनरल एंट्रीज। तो आपका बिल्कुल ठीक है, करते हो। फॉल्स 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 ट्रू ट्रू। वैसे जनरली फॉल्स से देखने को मिलता है, क्योंकि उसमें आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है। बट ये भी नहीं, पेपर में 6 के 6 फॉल्स आएंगे, कभी सब में फॉल्स फॉल्स लिखो। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट रहता है, बाद में डिस्कस करेंगे इसे। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन, वेजिस पेड फॉर द इरेक्शन ऑफ मशीन आर डेबिटेड टू P&L अकाउंट। गलत है, वेजिस पे की आपने ये आपका उसमें आएगा, मशीनरी अकाउंट में आएगा, तो P&L में जाना चाहिए, आपका फॉल्स है। अमाउंट स्पेंड कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्परेरी हट necessary to construction in the cinema house which are demolished when the cinema house was ready is a capital expenditure। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखते हो ना बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं, या आपके घर के पास कोई बड़ा घर बन रहा है, एक साइड में ना वो छोटी सी हट बना लेते हैं जिसके अंदर सीमेंट वगैरह रख देते हैं, या एक वर्कर्स हो जाता है, तो उस चीज के लिए तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। फिर ये हमने पढ़ लिया है, एरर्स कमिटेड आउट कॉल्स आउट एरर विल बी कंपनसेटिंग एरर। बैलेंस ट्रायल बैलेंस फिर एग्री हो जाएगा ना, डिसएग्री की जगह। फिर promissory note is different from the bill of exchange because the praise maker in case of the former by the acceptor in the later। इसका आंसर ठीक है। फिर नेक्स्ट, द बिजनेस ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल। ये आपका गलत है। फिर लास्ट ये भी देखा हुआ है, डिबेंचर इंटरेस्ट इज पेबल आफ्टर द पेमेंट ऑफ द प्रेफरेंस डिविडेंड बट बिफोर द पेमेंट ऑफ इक्विटी डिविडेंड। ये गलत है, पहले आपका डिबेंचर इंटरेस्ट जाएगा, फिर प्रेफरेंस जाएगा, फिर इक्विटी जाएगा। इक्विटी सबसे लास्ट में जाता है इंडियन, उससे पहले जाता है प्रेफरेंस, उससे पहले जाता है आपके डेटर्स हो गए, क्रेडिटर्स को जो पेमेंट करनी है वो सब जाती है, तो इस चीजों में।
चलिए अब लास्ट तीन रह गए हैं, ये आपकी जून 24 के हैं। इसमें तीन आए थे आपके एमटीपी। वन बाय वन धीरे चलते हैं। पहले में क्या बोल रहा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज आर इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, गलत है। आईसीए इशू करता है। और अब आईसीए ने वैसे जनरली देखा जाए इशू कर भी की है, एक लिमिट सेट कर दी कि अगर आप इस लिमिट में आते हैं तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल बाय मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है। ये कैपिटल रिसिप्ट नहीं होती है कि भाई हमारे फ्यूचर में कोई इंक्रीज डिक्रीज करिए, ये आज के लिए होती है। रिड्यूसिंग मेथड की यूनिफॉर्म चार्ज होता है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस दोनों को कंसिडर करके चलता है। ठीक है। डिस्काउंट इवन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ बिल इज गेन फॉर द ड्राइंग, ये भी ठीक है, हम डिस्कस करके आ चुके हैं। बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप कम टू एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, गलत है। बाकी एग्जिस्टिंग पार्टनर को कंटिन्यू कर सकते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हाईलाइट्स टोटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये आपका गलत है। ये आपका टाइप ऑफ कैश एंड बैंक अकाउंट होता है जो आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस रिफ्लेक्ट करता है, ना कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो ये हो गया, ये आपका सेकंड आ गया। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन द अकाउंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी डैमेज बाय फायर इज अ कैपिटल रिसिप्ट। देखो हमने पहले क्वेश्चन किया था उसका रिवेन्यू रिसिप्ट था, यहाँ कैपिटल दे दिया। तो कैपिटल तो ठीक है, ओके। अभी कह रहा है कि 15 लाख का प्रीमियरली एक्सपेंडिचर और आपके पास 30 रिजर्व है 105 लाख का, तो आप राइट ऑफ कर दिया, तो ये ठीक है। हमने सेक्शन से 52 पढ़ा था, एक बार आप चेक कर लेना। दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मस्ट डिस्क्लोज ऑल द रेलेवेंट फुल डिस्क्लोजर, हिसाब से ठीक है। इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ इवैल्यूएशन अकाउंट इज टू ट्रांसफर कॉल पार्टनर्स इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू में नहीं जाता, पहली बात तो ओल्ड की जगह ओल्ड पार्टनर्स, न्यू की जगह ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। डेबिट नोट्स इशूड आर टू प्रिपेयर सेल्स रिटर्न, नहीं ये परचेज रिटर्न के लिए बनता है। और ये लास्ट में कहता है डिबेंचर होल्डर्स एंजॉय द वोटिंग राउट, यार इन्हें तो कोई वोटिंग राइट मिलता ही नहीं ना। इनको तो इंटरेस्ट से मतलब है, अपना इंटरेस्ट मिल गया जिंदाबाद। तो ये डिबेंचर होल्डर को कोई वोटिंग राइट नहीं मिलता, तो इस चीज पर ध्यान रखना। तो वोटिंग राइट सिर्फ प्रेफरेंस वालों को मिलता है, और नॉन पार्टिसिपेटिंग है तो उन्हें भी नहीं मिलेगा। और आपके इक्विटी वालों को तो मिलता है, वो तो स्पेशल इसी चीज़ के लिए है। अब इसके बाद सब्सिडी रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट इज अ वर्किंग कैपिटल मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इज अ रिवेन्यू रिसिप्ट, अभी हम देख के आए हैं, तो आपका ठीक है। इफेक्ट यही करेंगे, एनएमएस अकाउंट्स आपने वो ठीक कर दिया कंपनसेटिंग एरर्स, और एरर्स विल बी कॉल्ड एज कंपनसेटिंग एरर्स एंड ट्रायल बैलेंस विल डिसएग्री। नहीं, कॉल आउट करने के बाद तो एग्री हो जाएगा। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज करना चाहिए, ऑल द रेलेवेंट एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन एज पर फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, ठीक है। और एलएलपी इज गवर्न बाय पार्टनरशिप एक्ट, ये बिल्कुल ही गलत है। नॉमिनल अकाउंट आर केप्ट अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम, ये गलत है। नॉमिनल अकाउंट्स नहीं होते, जनरली आपका कैशबैक हो गया, कैश एंड बैंक हो गया, या पर्सनल अकाउंट हो गया, वो सब होते हैं। तो नॉमिनल नहीं सिंगल में जाता है, वो डबल एंट्री में जाते हैं। पर्सन होल्डिंग प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ अ कंपनी कांट होल्ड इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी, कहीं भी नहीं लिखा है पर्सन आपका इक्विटी भी ले सकता है, प्रेफरेंस भी ले सकता है, डिबेंचर्स भी ले सकता है, कुछ भी ले सकता है। तो इस चीज़ का प्लीज ध्यान रखना। अब इसके बाद हम लास्ट लेग में एंटर हो गए। लेग मतलब तीन चीजें दी, आरटीपी, फिर हम एमटीपी पे, अब प्रीवियस ईयर। अब हम देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस रिपीट होते हैं इसमें से, और आपका कितना कॉन्फिडेंस आएगा। हाँ, आई थिंक 6 अटेम्प्ट किए हैं, जनवरी सितंबर मई जनवरी सितंबर जून, तो आपका 6 हो गए। तो 6 6 36 क्वेश्चन हो गए। चलिए अब चलते हैं ना। पहला क्वेश्चन क्या है, अमाउंट स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंस इज अ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, गलत है। जो भी रिवेन्यू एक्सपेंस को डिक्रीज कर रहा है, मतलब आप लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स का देख रहे हैं, तो आपके लॉन्गर के लिए तो आपकी कैपिटल रिसिप्ट है। ट्रांजेक्शन्स रिगार्डिंग दी परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑन क्रेडिट आर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, परचेज बुक में परचेज की ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती है, बट वो परचेज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, और आपकी फिक्स्ड एसेट है वो आपका कैपिटल नेचर की है, तो आपकी जनरल एंट्री के थ्रू जाएगा। ए प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ अनसर्टेन अमाउंट which can be measured reliably by using a substantial degree of estimation is termed as liability, नहीं ये गलत है, ये आपका प्रोविजन होता है, लाइबिलिटी में होती है। फिर नॉमिनल अकाउंट आर केप्ट अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम में पढ़ के आए अभी, ये गलत है। ये डबल एंट्री में जाते हैं, सिंगल में आपका कैश बुक हो गया या पर्सनल अकाउंट हो गया, वो रहते हैं। बाइंडिंग ऑफ एलएलपी may be initiated by the tribunal if the LLP has failed to submit the returns of solvency and the return for more than 3 consecutive financial year with the registrar, 3 नहीं होता आपका 5 होता है, तो ये गलत हो गया। और एज पर सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट ए कंपनी में यूटिलाइज द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट टू राइट ऑफ द प्रीमियरली एक्सपेंस, तो आपका ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आपको पहले के वो काफी हेल्प करते हैं चीजें समझने में, तो ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं द मटेरियलिटी डिपेंड्स, ये आपका सितंबर 25 का पेपर है, 6 क्वेश्चन आए थे 2 मार्क्स के, तो 12 हो गया आपका। द मटेरियलिटी डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ द आइटम, नॉट अपॉन द साइज ऑफ बिजनेस, नेचर एंड लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन, ये आपका गलत है।
ये आप आगे जाके इंटरनल ऑडिट में भी पढ़ेंगे। मटेरियलिटी आइटम पे डिपेंड नहीं करती, बिजनेस पे डिपेंड करती है। बिजनेस कैसा, उसका ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका बेंचमार्क सेट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग एंटिटी एज अ होल पे बनता है, उसके अकॉर्डिंग मटेरियलिटी होती है। While preparing income and expenditure account, as per accrual concept, the income and expenditure is considered in the period in which actual receipt and payment। ये गलत है, हम accrual वर्ड यूज किया, इसने कैश वर्ड यूज नहीं किया। अगर accrual है तो हम ड्यूरिंग द ईयर वाले देखेंगे, ना कि एक्चुअल। एक्चुअल वर्ड हट जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो नीड नोट बी सेम। तो ठीक है, ये ओके। तो अब ये ऐसा जरूरी नहीं है ना कि जो बंदा ज्यादा कैपिटल लेके आ रहा है वो ज्यादा ही प्रॉफिट लेगा। मे भी कुछ जने हैं अगर कम लेके आ रहा है, ऐसा एक्चुअल में होता है कई जगह। प्रॉफिट शेयरिंग के बिजनेसेस होते हैं जहाँ पे बंदा बोल रहा था तू मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा बिजनेस तू संभाल ले। उसने कैपिटल लगा दी, बट जो रनिंग कर रहा है तो वो अपना कट ले लेता है प्रॉफिट में। जैसे ये सेम होना जरूरी नहीं है, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है। डेप्रिसिएशन इज नॉट प्रोवाइडेड इन द फाइनेंशियल इन विच एंटिटी इनकम्स लॉस, ये गलत है। ये एक चार्ज है जो हमें प्रोवाइड करना ही पड़ता है। The concept that helps the business affairs free from the influence of personal affairs of the owner is known as matching concept। अरे तो गलत है यार, ये तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है। मतलब बिजनेस क्या कहता है, ओनर अलग है और बिजनेस सबका अलग है, तभी तो हम ओनर की कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में करते हैं। जैसे पढ़ते हैं कि ओनर ने विड्रॉ किया, वो हम पीएनएल में क्यों नहीं डालते, कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्यों लेते हैं? क्योंकि बिजनेस ना अलग अलग ट्रीट करते हैं इन दोनों को। ओनर अलग एक लाइबिलिटी है जिसने हमें पैसा दे रखा है, वो ग्रो करता रहता है पैसा उस बिजनेस में। तो जब उसको चाहिए होता है वो निकाल लेता है कैपिटल कंट्रीब्यूशन के थ्रू। फिर एक कंपनी कांट इशू इक्विटी शेयर्स एट अ डिस्काउंट इन पब्लिक, कैन नॉट इशू है, तो ये ठीक है। सेक्शन 53 आपका बोलता है कि आपका ऐसे नहीं कर सकते जनरली। स्वेट इक्विटी शेयर आई थिंक तो वो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, चार पेपर रहेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रेड डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ ट्रिपल कैश कॉलम बुक। ये ट्रेड डिस्काउंट तो वैसे भी हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, और ये काफी जगह ना आगे मिस्टेक्स भी होती हैं, राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना इसकी। ट्रेड डिस्काउंट आपका ट्रांजेक्शन से ही नेट ऑफ हो जाता है, एक ऐसी एक्सेप्शन है। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कॉन्सेप्ट मींस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड एट अ यूनिफॉर्म मॉनेटरी यूनिट्स, तो ये ठीक है। इफ अ सोसाइटी हैज अ सेपरेट ट्रेडिंग एक्टिविटी और प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द ट्रेडिंग अकाउंट शैल बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन, ये हमने पता रखा है, तो ठीक है, कंसोलिडेशन पे टाइम पे हो जाएगा। पार्टनरशिप फॉर्म विल शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस अकॉर्डिंग टू द कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, ये गलत है, ऐसा नहीं होता। और LLP should have two designated partners who are resident in India, ये आपका गलत है। ये बोलता है कि टू डेजिग्नेटेड पार्टनर्स भी होने चाहिए रेजिडेंट ऑफ इंडिया, और वो इंडिविजुअल्स होने चाहिए। और एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन 8 कैन डिस्ट्रीब्यूट सरप्लस अमंग इट्स मेंबर, ये तो बिल्कुल ही गलत है लॉजिकली। जो भी एनपीओ होता है उसको चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अगर अब बच गया तो उन्हें आने वाले टाइम में उसको यूटिलाइज करना होगा। ये नहीं कि वो फ्यूचर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे मेंबर्स के बीच में। तो इस चीज को थोड़ा सा, मतलब कुछ क्वेश्चन फंडामेंटल के बेसिस पे होते हैं कि वो आप जनरल सेंस लगा के पे सोल्व हो जाएंगे। अब जनरल 25 थ्री पेपर्स रह गए हैं, बस इसको भी जल्दी से रैप अप कर देते हैं। तो सबसे पहले बोलता है मैचिंग कॉन्सेप्ट इज एक्यूरल को बेस्ड ऑन एक्यूरल कॉन्सेप्ट, ये ठीक है। मैचिंग क्या होता है जनरली, जैसे लेट्स सपोज आप 5 बिजनेस चला रहे हो, तो आपके 5 अलग अलग तरीके के एक्सपेंडिचर हैं। अगर आप मैचिंग फॉलो ना करो, आप पांचों का रेवेन्यू एक जगह रिकॉर्ड कर दोगे, पांचों का वो पता चल एक जगह रिकॉर्ड कर दोगे और नेट ऑफ बता दोगे। बट आप अभी इंटर में आओगे, फाइनल में आओगे, पता चलेगा ऑपरेटिंग सेगमेंट, जिसमें हम पांचों बिजनेस का अलग अलग दिखाते हैं कि इस बिजनेस का ये एक्सपेंडिचर है तो यहाँ जाएगा, इसमें यहाँ जाएगा। और इसमें ये नहीं कि हम कैश बेसिस फॉलो करते हैं, एक्यूरेट बेसिस पे चलते हैं, तो ठीक है। Customer of business should not be considered as user of accounts prepared by the business. They are not interested in knowing the performance। ये यूजर्स पूछना चाह रहे हैं डायरेक्ट। अगर आपने बुक्स यूजर्स की डेफिनेशन रीड आउट कर लेना, अभी इसने कस्टमर वर्ड यूज किया, आने वाले टाइम में पता नहीं क्या वर्ड पर ट्विस्ट कर दे, तो कस्टमर तो इंटरेस्टेड होएगा, वो भी एक यूजर है। भाई हमारा सप्लाई कैसा है, डिमांड कैसे है, इन सब चीज़ों का। तो इस चीज में ये गलत है। अंडर इन्फ्लेशनरी कंडीशन फीफो विल नॉट शो द लेटेस्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये गलत है। फीफो की जगह पर लीफो या वेटेड एवरेज दिखाएगा इन्फ्लेशनरी में। फिर नेक्स्ट, फॉर द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर द प्रोसीड फ्रॉम द इश्यू ऑफ इक्विटी एंड डिबेंचर्स कैन बी यूटिलाइज्ड, या इक्विटी का आप यूज कर सकते हैं, या फिर आपके आपने कोई कैपिटलाइज रिजर्व कर रखे हैं वो कर सकते हैं। बट डिबेंचर्स तो बिल्कुल भी आप यूज नहीं कर सकते उनसे यूज पैसा। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आर नॉट सिनोनिमस टर्म्स, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, तो ये बिल्कुल ठीक है। बुक कीपिंग एक वाइडर टर्म होता है, अकाउंटिंग आपको एक समराइज्ड नेचर की एक्टिविटीज दिखाता है, तो ये ठीक बोल रहा है, डिफरेंट है दोनों इस वजह से।
ए लेजर इज ऑल्सो नोन एज ए प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट, ये भी आपका ट्रू है। केवल हम फिफ्थ और सिक्स के एक्सप्लेनेशन को रीड कर लेते हैं जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। बुक्स एंड अकाउंटिंग आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। बुक कीपिंग इज अ रिकॉर्ड फेज while accounting is concerned with summarizing phase. Bookkeeping provides necessary data for accounting. Accounting starts where the bookkeeping ends. तो एक बार इसको प्लीज एक बार रीड आउट कर लेना, पेपर में दो नंबर ऐसे ही नहीं मिलेगा, एक नंबर ट्रू फॉल्स का मिल जाएगा बट एक्सप्लेनेशन का प्लीज प्लीज प्लीज। अभी बस पेपर कर लेते हैं, फिर आपको मेंटरशिप में बताऊंगा लास्ट में 10 सेगमेंट जो होंगे अपनी। अब नेक्स्ट में कह रहे हैं सिंस इट क्लासिफाई ऑल द अमाउंट्स रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर अकाउंट एंड देन इट इज यूज्ड टू बेस ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस लेजर आल्सो नोन एज प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। चलिए अब दो पेपर आ गए, सितंबर का और जून वाला। अब इसको भी रीड आउट कर लेते, मतलब कॉन्फिडेंस तो आ रहा होगा ना, मतलब जो हम पढ़ते आ रहे हैं तो और अभी काम आ रहा हो चीजें। चलिए अब इसमें चलते हैं। नॉमिनल अकाउंट्स आर बैलेंस्ड एट द ईयर एंड, गलत है, ये P&L में जाते हैं बैलेंस की जगह। ओवरऑल एक्सपेंस ऑफ सेकेंड हैंड मशीन परचेज एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, गलत है। पहली बात तो ये सेकंड हैंड मशीन थी इसलिए आपने परचेज किया, ओवरऑल एक्सपेंस में मेजर एक्सपेंस होता है, तो एक कैपिटल एक्सपेंस हो गया। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एट कॉस्ट फॉर एनआरवी विच बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, यहाँ पर ठीक है। और देख सकते हो अपनी यहाँ पे इसने एनआरवी वर्ड यूज किया है, मार्केट वैल्यू नहीं, तो क्वेश्चन को ट्विस्ट कर रखा है। ए प्रोमिसरी नोट कैन बी मेड पेबल टू द बियरर, इसका आप सोचिए क्या होगा। ये गलत है। ए प्रोमिसरी नोट ये बियरर पे नहीं, एक सर्टेन पर्सन पे होगा। दी रिसिप्ट एंड पेमेंट फॉर अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉलोज दी एक्यूरल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, ऐसा नहीं है, कैश बेसिस भी होता है, तो यहाँ पे वो आएगा। लीगल हेयर ऑफ अ डिसीज पर्सन आर एंटाइटल्ड टू हिज कैपिटल अकाउंट बैलेंस ओनली, गलत है, वो उसके ड्यूज के लिए भी लाइबल होएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट खाने आ जाएगा। चलिए लास्ट पेपर पे चलते हैं। तब जी कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक अपीयर्स इन द ट्रायल बैलेंस देन इट डजंट मीन दैट डज नॉट एंटर इन द ट्रेडिंग अकाउंट, इट इज शोन इन द बैलेंस शीट, ये ठीक है। ये ना आपका फुल ऑफ अकाउंट का क्वेश्चन है, मतलब अपना जिसके अंदर आपका ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ क्लोजिंग स्टॉक, तब तो वो बैलेंस शीट में जाएगा। अगर वो नीचे एडजस्टमेंट में दिया होता तब हम उसको शो करते हैं, मतलब उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा। ये परचेज सेट ऑफ फोलियो होगा। If the amount is posted in the wrong account or wrong on the side of the account, it is called error of principal. प्रिंसिपल नहीं होता, ये error of commission होता है। कमीशन ओमिशन प्रिंसिपल, कमीशन मतलब हम रिकॉर्ड करना ही भूल गए, कमीशन हमने गलत रिकॉर्ड कर दिया, प्रिंसिपल नेचर ऑफ अकाउंट का बात करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैन ओवरराइड द स्टैच्यू, गलत है, ऐसा नहीं कर सकता। promissory note is different from bill of exchange because the amount is paid by maker in case of former and acceptor in the case of later, इसका आप बताइए क्या आएगा। इसका आंसर है सही। तो फिर फिर ऑल दी एरर्स आर रेक्टिफाइड बाय मींस ऑफ जनरल एंट्री, ये फॉल्स है। सारे के सारे जनरल एंट्री से मतलब कोई टोटल एरर हो गया है तो उसकी क्या एंट्री पास करोगे, तो ऐसा जरूरी नहीं कि सारे सारे आपके जनरल एंट्री से जाए। रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, एडजस्टमेंट अकाउंट ही बोलते हैं, ये आपका बिल्कुल ठीक है। चलिए गाइस, अभी आपने देखे होंगे कि हमने काफी कुछ कवर किया है और काफी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं पेपर में, तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपके सारे ये आएंगे, अगर आपका किस्मत अच्छी हुई तो मे बी इनमें से काफी क्वेश्चंस रिपीट कर जाएं। इसके साथ साथ एडिशनली मैं रिकमेंड करूंगा जो आपके स्टडी मैट में क्वेश्चंस दिए हों, हर चैप्टर के साथ साथ 8 या 10 दिए हों, केवल उनको भी रीड आउट कर लेना, तो आपकी मेजर कवरेज हो जाएगी। और इसके साथ आपको मेंटरशिप गाइडेंस दे देता हूँ थोड़ा सा, कि फाउंडेशन का पहली बार में कैसे क्लियर करें। देखो, आपके 4 एग्जाम होते हैं और मेन बात ना, आपका पहला एग्जाम आपको बहुत मैटर करता है। ये पहला एग्जाम ऐसा जो आपको पास भी करवा सकता है और फेल भी करवा सकता है। फेल होने का चांस बहुत कम है क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स आप लोग कॉमर्स वाले होंगे, साइंस वाले भी होते हैं, और इवन साइंस वाले बहुत अच्छे कर जाते हैं परफॉर्म। वो फर्स्ट टाइम में भी ऐसे बहुत स्टूडेंट्स देखे हैं जो साइंस वाले पास हो जाते हैं और इवन कॉमर्स वाले रुक जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप कॉमर्स लेके अपने आपको अकाउंट्स में समझ रहे हैं कि भाई मैं तो सब कर लूंगा। ओवर कॉन्फिडेंस लेके मत जाना, कॉन्फिडेंस से जाना, पेपर में अच्छा स्कोर करके आना जितना हो सकता है बेस्ट। अगला पेपर है लो का। तो लो वाले में ना चक्कर क्या पड़ता है आप देखो, कि हमें लगता है कि हम लिख लेंगे, क्योंकि मैंने भी यार जब मेरे टाइम पे आता ना, तो मेरी फिजिकल एजुकेशन बहुत वीक थी, पता नहीं पेपर में क्या लिख के आया था, उसने मेरे को फुल नंबर दे दिए थे। और ऐसे बिजनेस स्टडीज वगैरह में अच्छे नंबर थे। तो जो हमारे स्कूल में सीबीएसई या एचसीबीएसई वट एवर बोर्ड से आपने किया, स्टेट बोर्ड हो गया, आईसीएसई बोर्ड हो गया, तो वहाँ पे चेकिंग लेवल इज डिफरेंट फ्रॉम आईसीआई चेकिंग लेवल। आईसीआई क्या चेक करता है, आईसीआई को चाहिए होता है कीवर्ड्स, आपने अपने लोगों के टीचर को मुंह से सुना होगा बहुत बार कीवर्ड्स। जब जैसा इस चीज को ना इंटर और फाइनल में आकर बहुत फेस करोगे,
अगर उसको उस लाइन में जो आपकी बुक में लिखा है सेक्शन 52 लिखा है, अगर क्वेश्चन में सेक्शन 52 इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे हमने एक शेयर्स वाला देखा, मेरे अकॉर्डिंग उस शेयर्स वाले में सेक्शन 52 इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप लिख के आओ उसको वो नंबर दे देगा, वरना वो हाफ दे दे, या अगर आप पता है ना भी देगा तो उसको क्वेश्चन में बहुत जरूरी है, जैसे सेक्शन नंबर बहुत कम जगह जरूरी रहता है, बहुत तो बहुत रेयर। सेक्शन नंबर के ना तो मैंने कभी इंटर में मार्क्स देखे हैं ना फाइनल में। बट ये होता है कि वो एग्जामिनर के माइंड में एक इंप्रेशन क्रिएट कर देता है, जब आप सेक्शन नंबर कोड कर देते हो तो उसके आंसर शीट में वो सेक्शन होता है, तो उसको लगता है कि इसके अंदर का कंटेंट भी अच्छा लिखा होगा। वाइसा वर्सा भी हो जाता है, कई जने क्या करते हैं सेक्शन नंबर लिखने की जल्दबाजी में कंटेंट को गलत लिख देते हैं। ओ सॉरी, सेक्शन नंबर के चक्कर में कंटेंट ठीक होता है, सेक्शन नंबर गलत होता है। अब वो एग्जामिनर के उस पर चला जाता है पास, कि भाई एग्जामिनर चाहे उस पूरे क्वेश्चन को गलत कर सकता है या पूरे को ठीक करके वो उस सेक्शन के एक नंबर काट ले, दो काट ले, तीन काट ले। तो इस चीज को प्लीज अवॉइड करना, इफ यू आर 100% श्योर देन ओनली कोड दी थिंग्स। और ये आपका सीए का पेपर है, मतलब ये कोई आपका 12th वाला का पेपर नहीं है कि भाई आप इसमें कुछ नहीं आ रहा तो मैंने क्वेश्चन को लिख रहा हो या शीट्स भरने से मतलब है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन मैनी पीपल फिल मोर देन 40-30 शीट्स, तब भी वो पास में पाते हैं। और कुछ जने 10-20 शीट्स में यूजफुल कंटेंट दिए जाते हैं, वो क्लियर कर जाते हैं एग्जाम्स को। मैं आपको बोलूंगा कि अपने एग्जाम्स में क्वालिटी ज्यादा मैटर करती है रेदर देन क्वांटिटी। अभी आप आगे जाके जैसे इंटर फाइनल में देखेंगे ऑडिट सब्जेक्ट है, उसमें क्या होता है कुछ जने दो दो शीट ले लेते हैं, आंसर आता है जीरो। कुछ जने 5-6 लाइन में वो कीवर्ड्स लिख देते हैं जो एग्जाम को चाहिए होता है, उस कीवर्ड का एक एक नंबर होता है। वो कीवर्ड्स याद करने में थोड़ा सा टाइम जाता है, थोड़ा नहीं, बहुत टाइम भी चला जाता है। बट ऐसे ही सेम आपके फाउंडेशन हो गया, तो मैं आपको बोल रहा हूँ अपनी फाउंडेशन को स्ट्रोक करके चलोगे, आगे श्योरली विल क्रैक। इस टाइम अपने मार्क्स पर फोकस रखना। अभी जैसे पेपर आने में पूरा एक महीना है, तो पेपर का अच्छे तरीके से प्लानिंग करो। थोड़ा अनसीरियस होते हैं हम लोग कि भाई चल देखा जाएगा, कई जने ना इसमें क्या सीन होता है, लास्ट मंथ में आगे सीरियस हो जाते हैं, उनमें से मैं भी था। मैं ऑफलाइन कोचिंग ली थी और इट इज़ काइंड ऑफ बहुत बेकार जगह थी वो। और आधा टाइम मैंने उसकी क्लास बंक भी करी है उन टीचर की, मतलब कभी मैं जा नहीं रहा तभी बहाना मारो ये मारो। बट जब लास्ट मंथ में यूट्यूब वगैरह से मैंने रिसोर्सेज को रेफर किया था, मैंने 2020 में फाउंडेशन किया था, तो उस टाइम पे फर्स्ट अटैम्प्ट था मेरा। तो इवन जब रिजल्ट आया मेरे को ये नहीं था कि मेरा हो जाएगा, बट लकीली हो गया। तो तभी आपको इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस की बेसिस पे बोलूँ कि लास्ट मंथ है, 100% एफर्ट डाल दो, अच्छे मार्क्स से क्लियर हो जाओ। फिर इंटर में, फिर इंटर के बाद अच्छे नंबर से क्लियर हो गया आर्टिकलशिप, मैंने अपनी आर्टिकलशिप यूआई से करी है। और तभी बता रहा हूँ कि मार्क्स ऑल्सो मैटर्स, बट मार्क्स से ज़्यादा जरूरी है। अगर आप देखो आईसीए का, अगर आप कभी भी गवर्नमेंट में ना वैकेंसीज में पोस्ट करता हूँ, तो उस बेसिस पे बता रहा हूँ कि जैसे आप कभी भी वैकेंसीज खोल देखो ना, गवर्नमेंट जॉब हो गया, प्राइवेट में तो कभी आपको मार्क्स लिखे मिलेंगे नहीं। दो चीजें होती है हमेशा, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, रैंक या फिर पास। अगर आपकी रैंक है 1 to 50 है, वेल एंड गुड, आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। उसके बाद आपके मार्क्स आप लिख देते हो, बट मार्क्स के नाम पे कभी फिल्टर होता है ऐसा कभी नहीं सुना। कुछ एक वैकेंसी होती है बहुत रेयर, जहाँ पे स्पेसिफिक लिखा होता है कि अगर हमें पर्सन की अगर जैसे एक सीट है उसके ऊपर दो एप्लीकेशन है और दोनों बंदे सेलेक्ट हो गए, तो फिर वो मार्क्स के बेसिस पे हायर कर लेते हैं। और ऐसा बहुत बहुत रेयर होता है। जनरली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में तो पेपर ही होते हैं, एक आपका टेस्ट होता है, फिर आपको इंटरव्यू होता है सीए बेस पे, और सीए बेस पे कॉमनली टेस्ट ही होता है। तो तभी बोला कि अभी आप अपनी फाउंडेशन में फोकस करें, अपनी जनरल एंट्रीज पर फोकस करें। जनरल एंट्रीज जैसे आपके सिलेबस में है जीएसटी वाला के रूल, इवन हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए गए थे, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में सेम एंट्रीज पूछी गई थी। और मैनी पीपल इवन कांट आंसर, क्योंकि उसके बाद आप इंटर में पढ़ते हैं, इंटर में आई थिंक एंट्रीज वाला कुछ है नहीं। जो आप ये कॉम्प्लेक्स एंट्रीज पढ़ रहे हैं, ये आपका फाउंडेशन है, ये आपका आगे जाके बहुत काम आएगा। प्लीज गाइस इसको अच्छे तरीके से दीजिए, और अपना फीडबैक को प्लीज ड्रॉप कर देना कमेंट सेक्शन में। गुड लक गाइस।